were initiated in 2006 by students of ISC Bangalore, IIM Bangalore, and other premier institutes of Bangalore. We aim to bring best mind of the nation from the premier institutes of the nation to share their thoughts, idea, and opinions. And our collaborator, Spartan Digital Conclave, is a not-for-profit organization especially formed to tackle multiple situations which has direct impact on the sole motto of acta not verba means act, action, not words. And today we have with us Sri Ganesh Ture Rao. He is a management professional and a youth activist. He has been working with many scholars and professors from all premier institutes of India as a nation in charge of Think India. And at last, I request you all to please disable your mic and camera. And while you enjoy the talk, you can put your question in the chat box. We will select some questions and ask to the speaker. So, am I audible? And yes, and I welcome Sri Ganesh Ji Ture Rao for his talk. Thank you. Thank you very much. Thank you very much, Ganesh Ture Rao Ji, for being here with us. Yeah, can you see me? Because my camera is not working No, here. no, no. We are not able to see you. We are just able to see your profile. Can you have a Profile. look, please? Okay, let it be. We'll start. I think Yeah, that's okay. it will start, okay, by the time. Okay. Yeah, that's So, okay. That's okay. uh, fine, no problem. So, सभी को नमस्ते। यहाँ पर मुझे आज आप सभी ने मौका दिया बात करने का, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इसमें आज आप सभी को एक शुरू करने से पहले मैं एक व्यक्ति के बारे में बताना चाहता हूँ। आज 9 जून है और आज ही के दिन 1999 में सौरभ कालिया नाम से, जो मेजर सौरभ कालिया है, उनकी हत्या कुछ जब वो कुछ अपनी टुकड़ी लेकर कारगिल के क्षेत्र में गए थे, तो उस समय पाकिस्तानी कुछ लोग उन्होंने पकड़ लिया और उनके साथ बर्बरतापूर्वक उनके साथ व्यवहार किया। तो आज उनकी पुण्यतिथि है, तो मेरा ये जो आज का ये जो टॉक है, तो मैं उनको समर्पित करता हूँ और मेरे इस टॉक को शुरुआत करता हूँ। मैं जब ये टॉक देने का जब ये मुझे समय आया, तब मेरे मन में चल रहा था कि कौन से टॉपिक के ऊपर बात करना चाहिए। जब मेरी ओम से बात हुई, तब हमने कहा कि कैंपस फॉर चेंज इस टॉपिक के ऊपर बात करना चाहिए। क्यों बात करना चाहिए? क्योंकि आज कैंपस पे जो हालात बने हुए हैं, सभी को लगता है कि हर कैंपस एक वाइब्रेंट कैंपस है और कुछ ना कुछ वहां पर हो रहा है। तो मुझे शुरुआत करने से पहले एक कहानी याद आती है। एक जापानीज स्टोरी है, जहाँ पर एक छोटा सा एक नगर रहता है और एक बड़ा नगर उसके ऊपर हमला करने के लिए आने वाला रहता है। जब
राज्य का सेनापति है जो राजा के पास जाता है और बोलता है कि ये बहुत इनकी तो बहुत बड़ी सेना है और हम इनको हरा नहीं पाएंगे, हम इनको हरा नहीं पाएंगे और हम हार जाएंगे। तो राजा भी परेशान हो जाता है। तो फिर उसके बाद वो सलाह मशवरा करने के लिए वहां पे एक फकीर रहता है, तो उसके पास जाता है। राजा फकीर के पास जाता है, तो राजा को बोलता है कि ऐसी ऐसी एक सेना है, वो हमारे ऊपर हमला करने वाली है। फिर और वो ये भी बताता है कि सेनापति बोल रहा है कि अ, हमें उनको शरण जाना चाहिए। तब जो फकीर होता है वो बोलता है कि पहले तो उस सेनापति को आप हटा दो, सेनापति को बंदी बनाकर कारागृह में डाल दो, और आपके इस युद्ध का सेनापति मैं खुद बन जाऊंगा। असल में देखा जाए तो उस फकीर को ना युद्ध शास्त्र पता था, ना घुड़सवारी आती थी, ना तलवार पकड़ना आता था, बट फिर भी उसने कहा कि मैं लीड करूंगा आपकी सेना को युद्ध में। जब वो जा रहे थे तब युद्ध युद्ध में जब एक सर्टेन पॉइंट के बाद उनकी उनकी सेना वहां पर सामने है और यहाँ पर इनकी सेना है, तो वो एक मंदिर के पास रुकते हैं। और वो जो फकीर रहता है वो बोलता है कि मैं यहाँ पर पूछ लूं देवताओं से कि एक मंदिर में जाकर कि हम जीतेंगे या हारेंगे। तब वो बोलते हैं आपको कैसे पता चलेगा कि देवता ने क्या कहा है। तो बोलते हैं मेरे पास तरकीब है, मेरे पास एक सिक्का है और मैं उसे उठा लूंगा तो मुझे पता चल जाएगा। तो फिर उसके बाद तो सब लोग उसकी बातों पर भरोसा रखते हुए वहां पर जाते हैं और पूजा करते हैं। जब जब वो सिक्का उछालते हैं तब वो बोलता है कि जब ये हेड क्या कहेंगे इसका हेड आएगा तो हम जीत जाएंगे और अगर टेल आएगा तो हम हार जाएंगे। तब तो वो बोलता है कि तो जब उछालते हैं तब हेड आता है। तब वो सभी को बोलता है कि नहीं नहीं हम तो जीतने वाले हैं, अभी आप चिंता मत करो, अभी आप चिंता ही मत करो कि हम जीतने ही वाले हैं युद्ध। आप इसकी मैं देवताओं ने हमें गारंटी दे दिया है इसका। तो फिर सारे लोग युद्ध में चले जाते हैं और भयंकर लड़ाई हो जाती है। इनकी छोटी सेना रहती है और सामने बड़ी सेना रहती है, बट फिर भी ये छोटी सेना उस बड़ी सेना के ऊपर भारी पड़ जाती है और जीत भी जाती है। जब वापस आने का समय आता है तब तब सब लोग बोलते हैं, कम से कम जब ये उसी मंदिर के पास से जब जाते रहते हैं तब बहुत सारे लोग बोलते हैं फकीर को कि आप कम से कम भगवान का शुक्रिया तो करो, शुक्रिया कीजिए। तो बोलते हैं ठीक है, करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो फिर बताते हैं कि ये जो सिक्का है ये उसके दोनों तरफ हेड है, कहीं टेल है ही नहीं। तो देखा जाए मतलब आज कैंपस में जो स्थिति बनी हुई है उस उस सेना का जो सेनापति था जिसने हार मान ली तुरंत, ऐसी स्थिति कहीं कहीं दिखाई देती है। और आज कैंपस पर उस फकीर की जरूरत है जो आज हम यहाँ पर फकीर जैसे हम आए हैं कुछ सुनने के लिए। आज ऐसे फकीरों की जरूरत है। देखा जाए तो क्यों जरूरत है? हमारे पास सामर्थ्य है, युवाओं का जोश है, क्रिएटिवनेस है, और हम एक सेल्फलेस वर्क करने के लायक है हम सभी लोग। और सेल्फलेस वर्क इसी उम्र में किया जा सकता है। तो ऐसे सारे हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। एक्चुअली हम इस युवा अवस्था में हैं। तो इसी की कैंपस पे आज जरूरत है। आज देखा जाए तो जब युवाओं की मनस्थिति के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तब हमें ऐसा लगता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि साइलेंट मेजोरिटी हम बन जाते हैं। क्या हमें साइलेंट मेजोरिटी बनना चाहिए? सोचने लायक बात है। अगर हम बहुत बार बोलते हैं कि अन्याय हो रहा है, ये अन्याय क्यों हो रहा है? बहुत बार क्योंकि हम जो मेजोरिटी है वो साइलेंट है, युवा साइलेंट हो जाता है। जब युवा साइलेंट ना होकर जब वो संघर्ष करता है सत्य के लिए, न्याय के लिए, सत्य के लिए जब संघर्ष करता है तब चीजें बदल जाती हैं, तब चीजें बदल जाती हैं। और जब युवा पीछे की तरफ देखता रहता है हमेशा, बहुत बार हम कहते हैं
कि हमारे हमारे यहाँ तो बहुत बड़े बड़े महान पुरुष हो गए, हमारे ये हुए, हमारा फलाना हुए, हमारा फलाना ढिमकाना हुए, ऐसे बहुत सारी चीजें बताते हैं। बट क्या हमेशा हमें पीछे ही देखते रहना चाहिए? पीछे देखते रहने का हमारा मतलब कितना देखना चाहिए? आप सभी को पता है कि जब गाड़ी चलाते हैं तब हम सामने देखकर चलाते हैं। गाड़ी हम सामने देखकर चलाते हैं और पीछे की तरफ सिर्फ जो बाजू में जो कांच होता है दोनों तरफ का, उसमें देखते रहते हैं कि कोई पीछे से आकर ठोक ना दे हमें। उतना ही है, पीछे देखने की आवश्यकता उतनी ही है। आज हमें युवाओं को देखा जाए तो फ्यूचर ओरिएंटेड बनना है, हमें पास्ट ओरिएंटेड नहीं बनना है। जो जो फ्यूचर ओरिएंटेड होते हैं वही इतिहास लिखते हैं, वही इतिहास लिखते हैं। जो सिर्फ पीछे देखते हैं रहते हैं वो इतिहास कभी नहीं बना सकते, वो कभी नहीं बना सकते। और जब हम देखा जब हम कहेंगे, मैंने जैसे कहा कि हम जब कहते हैं कि हमारे यहाँ तो स्वामी विवेकानंद जी हुए, प्रभु श्री राम हुए, और बहुत श्री कृष्ण हुए, उन्होंने गीता का ज्ञान दिया, ये दिया वो दिया। बट अगर इस समय, अगर हम आने वाली पीढ़ियां हमारी अगर उस सामर्थ्य को उस सामर्थ्य को पुनः जागरण अगर ना कर पाए, पुनः जागरण ना कर पाए, या उसी तरीके के लोग अगर हमारे हमारे आने वाले समय में अगर नहीं आ रहे हैं, तो लोगों को लगेगा कि ये तो सिर्फ एक झूठी कहानी है। तो हमारे ऊपर एक्चुअली हमारे कैंपसेस का दायित्व बनता है कि हम आने वाले समय में हमारे कैंपसेस से स्वामी विवेकानंद, श्री राम, श्री कृष्ण, ये ऐसे जो जो रविंद्रनाथ टैगोर, ऐसे जो बड़े बड़े नाम हैं, बड़े बड़े लोग हैं, उससे भी ऊंचे, स्वामी विवेकानंद से भी ऊंचे लोग आने वाले समय में हमें आवश्यकता है। बुद्ध जैसे लोगों की आवश्यकता है कि वो कैंपस से निकले। बहुत बार लगता है कि बहुत बार चर्चा चलती है कि ये काम मेरा नहीं है, ये तो काम दूसरे का है। हमारे यहाँ महाराष्ट्र में कहते हैं कि शिवाजी का जन्म होना चाहिए तो दूसरे के घर में होना चाहिए, हमारे घर में नहीं होना चाहिए। क्यों? हम खुद शिवाजी बन सकते, उतनी सामर्थ्यता है हमें। तो जब ये हम सारी बातों का हम चर्चा करते हैं, तब देखा जाए तो ऐसे सामर्थ्यवान लोगों को पैदा करने का, निर्माण करने का एक जो स्थान जो हुआ है वो है कैंपस, वो है स्टूडेंट कैंपस, जो है यूनिवर्सिटी कैंपस है, कॉलेज कैंपस है। इसकी एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है, जिन्होंने एक इतिहास लिखा है। मैं सिर्फ 50 साल के इतिहास की बात नहीं कर रहा हूँ मित्रों, मैं जो बात कर रहा हूँ वो है 2000, 2500, उससे भी पीछे। हाँ, युवाओं ने और छात्राओं ने एक अलग क्रांति इस देश में लाई है। और हमेशा जब हम गीता में सुनते थे ना कि जब जब इस धरती पर अन्याय बढ़ेगा तो तब तक मैं जन्म लूंगा, है ना, ऐसे कहते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानधर्मस्य तदात्मनात्मनात्मनाय परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। मैं पुनश्च आऊंगा, ऐसे कहते हैं ना। ये पुनश्च कौन है? ये कौन है? ये जो सत्य की शक्ति है वो कैंपस से, और जो क्या कहते हैं, सत्य की शक्ति एक पॉजिटिव एनर्जी है। कैंपसेस में एक पॉजिटिव एनर्जी है जो हमेशा अन्याय के विरोध में खड़ी होती है। आप सभी को पता होगा, आप सभी ने चाणक्य के बारे में पढ़ा होगा। तब क्या हुआ था चाणक्य के समय? अलेक्जेंडर नाम का एक सम्राट उस समय भारत भारत में घुस गया था। उस समय भारत की सीमाएं बहुत बड़ी थी, तो भारत में घुस गया था वो। बहुत सारे लोग उससे शरण भी जा रहे थे, बहुत युद्ध भी हो रहे थे। तो उस समय चाणक्य ने क्या किया? चाणक्य ने उसके शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य को एक महाराजा बनाने के लिए कैंपस पे मूवमेंट शुरू किया। और उस समय का कैंपस कौन सा था? तक्षशिला, जो आज पाकिस्तान में है, आज खंडर के रूप में है। इसका दुख होता है। ये जब तक्षशिला में जब कैंपस मूवमेंट चला,
लोग आए, लोगों को जागरूक किया, लोगों को इकट्ठा किया, और एक अलेक्जेंडर को जब वो वहां से संधि करके, कुछ लोगों से संधि करके, जब उसकी जो सेनाएं पीछे रह गई थी उनको परास्त करके, जो मगध का जो राजा था उस समय, नंद का राजा था, जिसे अ, जिसका अन्याय बहुत लोगों पर हो रहा था, तो उसको भी परास्त किया। यही कैंपस मूवमेंट की एक ताकत है। जब हम अ, जब हम 1857 की लड़ाई के समय समय की बात करते हैं, या या 1947 की हमारे इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, उस समय कितने युवाओं ने अपने बलिदान दिए। भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, वीर सावरकर, अनगिनत राजगुरु, मतलब हमें उनके नाम पता नहीं है, ऐसे अनेकों लोग इस कैंपस जो कैंपस से मूवमेंट जो शुरू हुई थी, उसमें कैंपस से मूवमेंट शुरू होकर एक इंडिपेंडेंस हमने पाया है। जब गांधी जी का जब गांधी जी ने जब लीडरशिप लिया, तो उसमें कौन थे? सारे युवा ही थे, जो कैंपस से लोग ही थे, जो अ, जो इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे। फिर बाद में जब हम आते हैं, जब हमें स्वतंत्रता मिली, तब सारे युवाओं ने डिमांड किया कि हमारे देश का नाम भारत होना चाहिए। क्यों भारत होना चाहिए? क्योंकि वो हमारे वैल्यूज, हमारे पास, हमारा जो एक इथॉस है, उससे जोड़ता है। हमारे देश का राष्ट्रगीत कौन सा होना चाहिए? वंदे मातरम होना चाहिए, क्योंकि वो इस मिट्टी से जुड़ा हुआ है। और हमारे पास अच्छी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। हमें गाँव को संवारना चाहिए। इसके लिए बहुत सारे युवा आगे आए, और तब लोगों ने एक नारा भी दिया था कि गाँव की ओर, गाँव को पुनः से गाँव को एक एक अच्छा, उसे एक इंडिपेंडेंट बना सकते हैं गाँव को। ऐसा एक अभियान भी कैंपस से शुरू हुआ था, और बहुत लोगों ने उसमें सहभागी थे। पर क्या हुआ उस समय? हमारी कुछ गलत नीतियों के कारण हमारी कुछ गलत नीतियों के कारण, कुछ लोगों की गलत नीतियों के कारण हम पीछे पड़ गए। क्या हुआ उस समय? हमने दूसरे की आइडियोलॉजी हमने उधार ले ली। हमने हमने मिक्स इकोनॉमी ले ली। हमारे इंडिजीनियस जो बातें हैं, इंडिजीनियस इकोनॉमिक सिस्टम है, उसके बारे में हमने चर्चा नहीं की। हमने उधार ले ली। हमने कैपिटलिज्म भी ले लिया, हमने कम्युनिज्म भी ले लिया, हमने सोशलिज्म भी ले लिया, हमने उसकी खिचड़ी बना दी। देखा जाए तो जो हमें इंडिजिनियस जो चीजें चाहिए थी, तो वो हो नहीं पाई, और हम कंफ्यूज माइंडसेट में रह गए। और उसी का ही परिणाम आने वाले समय में जब हम देखते हैं, तो 1962 वॉर में हमें झेलना पड़ा। जब चाइना आक्रमण कर रहा था, तब हम हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगा रहे थे, और हम डीमिलिटराइजेशन करना चाहिए एक भारत का। जब हम देखा जाए तो इतिहास, तो भारत में इतने लोग इंक्रोचमेंट, इतनी बार हमारे यहाँ पर युद्ध लड़े गए, हमारे यहाँ बहुत अत्याचार हुए हमारे पर। एक युद्धों का इतिहास हमारा भारत का रहा, बट हमने उससे सीख नहीं ली, और हम पीछे पीछे रह गए। उस समय कैंपस से मूवमेंट चला कि चीन को भगाना है, तो कैंपस से लोग सेना की मदद के लिए उस समय जब भारत चाइना बॉर्डर पर खुद मदद करने के लिए, रसद पहुंचाने के लिए चले गए। और उस समय जो लोग आज ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, वो लोग क्या कर रहे थे? वो कोलकाता की शहरों में पर्चे बांट रहे थे कि माओ हमारे अध्यक्ष है। ये तो पूरे भारत में कम्युनिज्म लाने का एक प्रयास है। ऐसा एक अफवाहें। और उस समय जब भारत की सेना वहां पर लड़ रही थी, तब उनको रसद ना पहुंचे, इसके लिए भी कट कारस्तान करने वाले कुछ लोग आज ह्यूमन राइट्स की बात करते हुए हमें दिखाई देते हैं। उन्हीं के खिलाफ कैंपस में मूवमेंट शुरू हुआ, और उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। जब हम आगे बढ़ते हैं,
तब एक इसी जून में आप सभी को पता होगा 1975 में 12 जून 1975 को एक जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें इंदिरा गांधी को उन्होंने जो उनके उनके इलेक्शन में जो सरकारी चीजें पूरी लगाई थी, उसमें सरकारी सारी चीजें लगाकर उनको प्रचार किया गया था, उसके खिलाफ उनको इलेक्शन के जो नियम है तोड़ने का आरोप उन पे सिद्ध हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने 24 जून 1975 को इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया। वो इसी महीना है और ये यही महीना है। तो इमरजेंसी में क्या हुआ? इमरजेंसी को इमरजेंसी में क्या हुआ? इमरजेंसी में डेमोक्रेसी को तार तार किया गया। डेमोक्रेसी को जो जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन था वो लोगों का छीन लिया गया। प्रेस पे पाबंदी आ गई। अनेकों लोग कैंपस पर अरेस्ट हो गए, प्रोफेसर अरेस्ट हो गए, पॉलिटिशियंस अरेस्ट हो गए। तब कैंपस से एक मूवमेंट चलाया गया कि फिर से एक बार डेमोक्रेसी को लाना है। तब जब स्टूडेंट ने जब जयप्रकाश जी को निवेदन किया कि आप इस आंदोलन का एक नेतृत्व कीजिए, तो उस समय जयप्रकाश जी ने उस आंदोलन का नेतृत्व किया और एक सक्सेसफुली इस इमरजेंसी को खत्म किया गया और उसके इमरजेंसी को खत्म किया गया। ये इमरजेंसी जो थी वो ओवरऑल हमारी डेमोक्रेसी का एक काला पन्ना है। इमरजेंसी कभी नहीं लगनी चाहिए। लोगों के बोलने के ऊपर कभी भी उसके ऊपर कभी भी रोक नहीं लगनी चाहिए। उसके बाद हम आते हैं कैंपस मूवमेंट कैसे इस देश को शेप दे दिया। देखिए, आप सभी जानते हैं कि 1989 और 1990 में कश्मीर में टेररिज्म बहुत पीक पर था। बहुत सारे कश्मीरी पंडित वहां से निकाले गए। वहां पे जाना मुश्किल था और वहां पर लोगों ने कहा कि आप यहाँ पर तिरंगा नहीं लहरा सकते। तो उसी समय 10,000 से ऊपर छात्र वही लाल चौक में जाकर तिरंगा लगाने के लिए निकल पड़े थे। उसी का ही एक प्रेशर था। तो उसी का ही प्रेशर था कि भारत की संसद में एक प्रस्ताव पारित किया गया कि जम्मू कश्मीर भारत का एक अविभाज्य अंग है। ये उसी समय पारित किया गया और आज उसका नतीजा है कि 370 हटाने के बाद उसका जो 370 हटाया गया वो एक सक्सेसफुल एक माइलस्टोन है आज देश में। एक युवाओं का ही एक प्रेशर है, युवाओं का ही एक उसमें एक आंदोलन का ही एक परिणाम स्वरूप आज दिखाई दे रहा। आज सभी को पता है, देश में हम जब ये एनआरसी के बारे में जब चर्चा होती है तब आप सभी को पता होगा एक जो व्यक्ति है, एक व्यक्ति ने कहा कि हम चिकन नेक को तोड़ देंगे, हम नॉर्थ ईस्ट को तोड़ देंगे। तो उसके खिलाफ पुलिस की कार्रवाई हुई। वो क्यों बोल रहा था ये? क्योंकि एक सोचा समझा प्लान है लोगों को नॉर्थ ईस्ट को कट करने का। कहाँ पर ये चिकन नेक कहाँ आता है? ये चिकन नेक आता है पश्चिम बंगाल के ऊपरी साइड में, सिक्किम के नीचे। तो ये जो लोग हैं, ये देश के खिलाफ जो आंदोलन ये कर रहे थे जब ये एनआरसी के विरोध में, तब ये व्यक्ति ने चिकन नेक के बारे में बात की थी। वहां पर ये क्यों बात कर रहा था? क्योंकि वहां पर बांग्लादेशी घुसपैठिए इतने बढ़ गए हैं कि उस जगह पर पॉपुलेशन है, जो इंडिजिनियस वहां की जो पॉपुलेशन है वो कम हो गई और बाकी जो घुसखोर है, जो इन्फिल्ट्रेटर्स है, वो ज्यादा हो गए। तो इसीलिए उसकी हिम्मत हुई कि वो बात करनी। युवाओं ने इसके खिलाफ भी, बांग्लादेशी घुसपैठ के खिलाफ भी एक बहुत बड़ा आंदोलन इस देश में चलाया है। आप सभी को पता होगा कि इस देश में 2011 में
जब रोज एक नए स्कैम पर बात होती थी। आज क्या हो गया, 2G हो गया। आज क्या हो गया, कोयले की जो खदानें हैं, कोलगेट हो गया। आज क्या हुआ, तो जमीन का लैंड में लैंड उसका जो उसमें करप्शन हो गया। इतने सारे करप्शन, कॉमनवेल्थ गेम्स का करप्शन, ये सभी चीजें, इतने रोज एक नया करप्शन आ रहा था। तब उस समय अन्ना हजारे ने एक मूवमेंट चलाया। वो भी, उसमें सबसे ज्यादा किसका सहभाग था, कैंपस के स्टूडेंट्स करते हैं। उसी लिए वो आंदोलन सक्सेसफुल हो पाया। और इस देश में करप्शन के खिलाफ युवा खड़ा हो सकता है और वो एक चुनाव का मुद्दा बन सकता है। और उसके खिलाफ सारे लोग खड़े हो गए, युवा खड़े हुए। इसलिए आज देश में एक, जब भी करप्शन की बात आती है तब लोग बहुत ही स्ट्रिक्टली उसके ऊपर रिएक्ट करते हैं। इसी के बावजूद जब हम देखते हैं तो 2014 के बाद कुछ बहुत कम ही करप्शन की बात आती है। कुछ करप्शन की बात आई, बट फिर भी जो अपोजिशन के जो टैक्टिक्स है, जब वो सुप्रीम कोर्ट में गए, वो फेल हो गए। तो वो कभी साबित नहीं हो पाए। मैं पक्ष नहीं ले रहा हूँ, बट ये मैं बता रहा हूँ कि एक ये जनता का प्रेशर है, ये युवाओं का प्रेशर है कि लोगों को करप्शन मुक्त प्रशासन देने का ये जरूरी है। जब करप्शन के खिलाफ लोग खड़े हो गए। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आज हमारे देश में जो कैंपस मूवमेंट को जिन्होंने एक कैंपस मूवमेंट आगे बढ़ा है। आप सभी को याद होगा, 9 फरवरी 2016 को एक इवेंट हुआ था दिल्ली के एक प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट में। क्या था वो इवेंट? एक टेररिस्ट का दिन था। एक टेररिस्ट को उस दिन फांसी लगाया गया 9 फरवरी को। तो उसकी शहादत का दिन मनाने के लिए कुछ लोग आए और उसी समय कुछ राष्ट्रभक्त लोग उस समय खड़े हो गए उनको विरोध में। और उन्होंने उसको, उस ओवरऑल षड्यंत्र को एक्सपोज कर दिया लोगों के सामने। और ऐसे जो छुपे हुए जो चेहरे हैं, जो जो यहाँ पर रहकर देश के विरोध में काम कर रहे हैं, ऐसे सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स को कैंपसेस पे एक्सपोज करने का काम भी इसी युवाओं ने किया। सिर्फ इसी देश की बात नहीं है, हमारे पूरे अलग अलग, जब हम दुनिया की बात करेंगे तब युवाओं ने बहुत ही एक बड़ी भूमिका इस आंदोलन में चलाई है। जैसे आप सभी को पता होगा तियानमेन स्क्वायर का 4 जून 1989 को वहां पर बहुत सारे लोगों का, जो स्टूडेंट किस लिए कर रहे थे आंदोलन, वहां पर वो डेमोक्रेसी के लिए कर रहे थे, फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए कर रहे थे। उनको उनको एक बड़ा आंदोलन किया गया। बट जब लगा कि ये थमने वाला आंदोलन नहीं है, तब उस समय की कम्युनिस्ट सरकार ने उनको टैंक लगाकर उनको 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 मौत के घाट उतार दिया। आज हांगकांग में सिविल राइट्स के लिए जो आंदोलन चला रहा है, जोशु वोंग ची फुंग, ये वहां के उस आंदोलन का जो प्रो डेमोक्रेसी पार्टी है उसका लीडर है। ये कितने साल का है? ये बस 25-26 साल का ये एक युवा है जो इस मूवमेंट को आगे बढ़ा रहा है। ऐसे कैंपसेस से ऐसे बहुत सारे लोग निकले हैं जिन्होंने कुछ करके दिखाया है। आप सभी को पता होगा, एक डॉक्टर गिरीश कुलकर्णी है। मैं महाराष्ट्र से आता हूँ, तो मेरे जो भी जब टॉक होगा तब उसमें महाराष्ट्रियन कुछ उदाहरण ज्यादा आ सकते हैं, इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। डॉक्टर गिरीश कुलकर्णी जो ऐसे ही कैंपसेस पे काम करते थे, तो जब वो कैंपसेस में काम करते थे तब उनको
कुछ वो स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए कैंपसेस पर कुछ स्टूडेंट्स को लेकर आए जो आजू बाजू के बस्ती में काम करते हैं। बट शुरुआत में जब वो स्टूडेंट्स को, जो छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, तब उनको ध्यान में आया कि वो बस्ती तो रेड लाइट एरिया है, यानी वेश्या 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 वहां पर व्यवसाय करती है, तो उनकी वो बस्ती थी। तो उनके बच्चों बच्चों को पढ़ाने का काम जब वो करते थे तब उनको बहुत तकलीफ होती थी, तो प्रॉब्लम भी क्रिएट होता था। और उनको ध्यान में आया कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व अगर करना है तो हमें इस जो ये जो अ, इनकी जो ये जो व्यवस्था है, इनको ये करना, इनको समाप्त करने के लिए हमें कुछ करना चाहिए। तो इसी गिरीश कुलकर्णी ने कुछ लोगों को साथ में लेकर उस स्नेहालय नाम से एक संस्था चलाई, जिससे उन्होंने ऐसे अ, जो वेश्याओं के जो अनाथ ऐसा के जो बच्चे हैं, उनको उनको लेकर उनको पढ़ाया लिखाया, और सेकंड जनरेशन उसमें फिर से ना आए इस दलदल में, इसके लिए उन्होंने काम किया। और बहुत सारे जो ऐसे काम करते थे लोग, ऐसे काम करती थी जो महिलाएं, उनको वापस भी पुनः एक अच्छी जिंदगी देने का काम ऐसे डॉक्टर गिरीश कुलकर्णी ने किया। डॉक्टर प्रसाद देवधर है, उन्होंने एक विलेज, उनका बायोगैस के ऊपर बहुत बड़ा काम वो कर रहे हैं। वो भी ऐसे कैंपस मूवमेंट से जुड़े हुए लोग। डॉक्टर किरण कुमार है, एक यूथ फॉर सेवा नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने शुरू की। ये लोग, इन्होंने क्या किया कि आईटी इंडस्ट्री में, वो आईटी इंडस्ट्री के सारे लोगों को उन्होंने जोड़ के रखा, और ऐसे आईटी इंडस्ट्री के लोगों को साथ में जोड़कर उनको, हमें कुछ तो वापस समाज को देना चाहिए, इसके लिए उन्होंने काम किया। ये भी एक कैंपस मूवमेंट से शुरू हुआ। आज आप सभी को पता होगा, ऐसे ही पूरा डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे का आप सभी ने नाम सुना होगा। तो ये डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी कहाँ शुरू हुई? ये भी कुछ कैंपस में लोग आए और उन्होंने शुरू की। ये तो उस समय की बात है जब 1850 की बात है। ये तो उस समय के बाद उन्होंने शुरू किया। आज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा कैंपस है। इस कैंपस ने बहुत अच्छे लोग दिए हैं। ऐसे कैंपसेस में मदन मोहन मालवीय जी ने शुरू किया। ऐसे बहुत सारे लोग अच्छे काम कैंपसेस के थ्रू, कैंपस मूवमेंट से निकले हुए काम, कैंपस मूवमेंट से निकले हुए लीडर आज देश में कर रहे हैं। आप सभी को पता होगा कि कुछ अच्छे नेता इस कैंपस मूवमेंट से निकले हैं, जैसे अरुण जेटली है, स्वर्गीय अरुण जेटली जी, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के दूसरे के अध्यक्ष थे। नीतीश कुमार जी है, फिर सुशील मोदी जी है। ऐसे बहुत सारे लोग, ग्राउंड लेवल से बहुत सारे लोग ऐसे कैंपस मूवमेंट से जुड़े हुए हैं, और उन्होंने देश में, समाज में परिवर्तन लाने का बहुत बड़ा काम किया। फिर उसके बाद हम अगर अभी की बात करते हैं, तो आज देश में क्या हो रहा है? आज देश में कैंपस पे क्या क्या चल रहा है? आज कैंपस में, आईआईटीज में, एनआईटीज में क्या हो रहा है? जैसे मुझे पता है कि जब ये कोविड का समय आया था, तब हमारे कैंपसेस ने क्या किया? तो हमारे कैंपसेस ने क्या किया कि कुछ इनोवेटिव कुछ चीजें लाई। जैसे सैनिटाइजेशन करने के लिए हमने एक कंपार्टमेंट उन्होंने तुरंत डेवलप करके दे दिया। कुछ लोगों ने ना मोबाइल से हम कैसे स्कैन कर सकते हैं, उसकी एनआईटी राउरकेला के एक स्टूडेंट ने इनोवेशन किया। हमारे ही कैंपसेस में दुनिया का सबसे स्मॉलेस्ट नैनो सैटेलाइट भी बनाया। आईआईटी बॉम्बे के बहुत सारे कार्यकर्ता, बहुत सारे अब वहाँ पे जो ग्रुप है, उन्होंने सैटेलाइट बनाए हैं। आज कैंपस पे ऐसी अनेकों चीजें हो रही हैं। ओयो, ओला, फ्लिपकार्ट, ऐसे जैसे ये जो स्टार्टअप्स हैं, उनके बारे में ढेरों ऐसे इनोवेटिव आइडियाज के ऊपर आज कैंपसेस में बात हो रही है, और आज वो देश को एक नई दिशा दे रहे हैं। थिंक इंडिया भी ऐसे ही एक कैंपस से शुरू हुआ, आईएससी कैंपस से शुरू हुआ। आज थिंक इंडिया भी, जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कुछ करना चाहते हैं, जैसे लॉ स्टूडेंट्स है, तो लॉ स्टूडेंट्स के जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स है, तो उनके लिए एक जो अच्छे लॉयर्स के पास एक इंटर्नशिप करने का एक जो उनका ड्रीम रहता है, तो उसको
उसमें एक बहुत बड़ी मदद आज थिंक इंडिया कर रहा है। नीति जो पब्लिक पॉलिसी इंटर्नशिप है, पार्लियामेंट में लोगों के साथ काम करने का है, पॉलिसी इंटरवेंशन, लोगों को कुछ न कुछ हमें करके दिखाने के लिए कुछ प्लेटफॉर्म है। आज यही थिंक इंडिया का प्लेटफॉर्म जो एक आईएससी कैंपस से निकला हुआ एक ये जो प्लेटफॉर्म है आज स्टूडेंट्स की सेवा कर रहा है। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे कैंपस मूवमेंट के माध्यम से निकले हुए लोग आज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो आने वाले समय में कैंपस की एक भूमिका क्या हो सकती है? जब मैं आज हमारे प्रधानमंत्री जब बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत की जब बात करते हैं, तब मुझे ऐसे लगता है कि जब ये स्टार्टअप ये विदाउट कैंपस है ना, विदाउट स्टार्टअप कैंपस जो जो कैंपस के ऊपर जो स्टार्टअप हो रहे हैं, उसके सिवाय ये आत्मनिर्भर भारत हम कभी नहीं बन पाएंगे। इसलिए हमारे कैंपस की भूमिका है कि हम ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप हम शुरू करें। हम हमारी इकोनॉमी को कैसे बूस्ट कर सकते हैं, इसको ऊपर हम इनोवेटिव आइडियाज लेकर आए। जब हम एक चाइनीज मीडिया चाइनीज मीडिया है, उसमें एक उनका एक आर्टिकल आया था, तो वो बोल रहे थे कि हमारे इतने प्रोडक्ट हमारे इस इंडिया में है कि वो अगर भारत में उन्होंने अगर समझो हमारे प्रोडक्ट को बैन भी किया, फिर भी वो है ना वो छोड़ नहीं पाएंगे। तो आने वाले समय में मुझे ऐसा लगता है कि हमें मेक इन इंडिया के ऊपर हम जो चाइना के प्रोडक्ट है हम यहाँ पर उसको कॉपी नहीं करना है, बट उससे भी अच्छी क्वालिटी का हम प्रोडक्ट यहाँ पर कैसे दे सकते हैं, इसके लिए हम प्रयास कर सकते हैं। क्या आज हमारी गवर्नमेंट की सिस्टम में कुछ फ्लॉज है? कोई भी डेमोक्रेसी परफेक्ट नहीं होती है, वो परफेक्ट की ओर बढ़ती रहती है। इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो ऐसे डेमोक्रेसी को और अच्छी बनाने के लिए हम कैसे पॉलिसीज को हम ला सकते हैं, अच्छे पॉलिसीज को ला सकते हैं, अच्छे इनोवेटिव आइडियाज हम इंटरवेंशन कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हमें तैयारी करनी चाहिए। प्राइड फॉर इंडिया चाहिए। देखिए हमारे देश में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है ऐसी नहीं है, बहुत सारी अच्छी बातें हो रही है, हमें उसका प्राइड लेना चाहिए। कुछ बातें अच्छी नहीं हो रही है, उसके ऊपर विचार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, और उसका एक सोल्यूशन हमें आने वाले समय में देना चाहिए। देखिए बहुत सारे लोग तो क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन पूछना युवाओं को हमें बहुत आसान लगता है, किसी को भी नकारना बहुत आसान रहता है, बहुत सिंपल रहता है। नहीं नहीं ये तो कहाँ है, ये तो कैसे होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं। तो नेगेटिविज्म से हम कुछ हासिल नहीं कर सकते। जब आप किसी कमरे में जब अंधेरा रहता है, तब जब उसमें पॉजिटिविटी यानी एक दिया अगर जलाएंगे, तो उसी समय जो अंधेरा होगा वो जाएगा। आप अंधेरा निकालोगे तो अंधेरा जाएगा नहीं, सिर्फ आप अंधेरे को क्वेश्चन करते रहेंगे तो आंसर नहीं मिलेगा। जब आप पॉजिटिव एक किरण जलाओगे तभी अंधेरा घटेगा। तो हमारा काम है ये पॉजिटिव चीजें करने का, और एक नॉन वायलेंट तरीके से करने का काम, मुझे ऐसा लगता है। नॉन वायलेंट तरीके से डेमोक्रेसी में अपनी बात रखने का एक सही तरीका होता है, एक सही जगह होती है, सही प्लेटफॉर्म होता है, एक प्रोसेस होता है, उसके तहत हमें काम करना चाहिए। और डेमोक्रेसी को टेकन फॉर ग्रांटेड भी नहीं लेना चाहिए। हमने इतने मेहनत से, इतने कष्टों से हमने ये जो डेमोक्रेसी लाई है आज इस देश में, तो क्या हम उसे एक वायलेंट तरीके से कुछ लोग आंदोलन करके इसे डिस्ट्रॉय करने के लिए हमें देना चाहिए? हमें क्या एक साइलेंट मेजोरिटी बनना चाहिए? हमें बोलना चाहिए ये जो अगर कुछ लोग अगर डेमोक्रेसी का यूज अगर डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए कर रहे हैं, तो हमें उसका एक लीगल तरीके से हमें उसको हमें उसको बात करनी चाहिए। आज देश में आने वाले समय में कुछ और चीजें होगी जो पोस्ट कोविड जो कैंपस पर बात करनी चाहिए। जैसे आने वाले समय में मेडिकल साइंसेस है, तो उसमें हम कितने इंडिजिनियस हम मेडिकल साइंस हम डेवलप कर सकते हैं। हमारे जो आयुर्वेद है, फिर उसके बाद जो आयुष मंत्रालय के माध्यम से जो जितने भी हमारे इंडिजिनियस जो चीजें हैं उसको हम बढ़ावा कैसे दे सकते हैं, उसमें और रिसर्च कैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर हमें
इसके ऊपर हमें जोर देना चाहिए। हमारी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी है, फार्मा है, ऐसे बहुत सारे जो सेक्टर्स है, मुझे ऐसे लगता है कि उसके ऊपर हमें ध्यान देकर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान देकर हमें आने वाले समय में देश को आगे बढ़ाना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि जब भी हम किसी भी बात को, मैं बोल रहा हूँ इसलिए मेरी बात को मत मानो, आप खुद एक्सपीरियंस करो, खुद जानो, तभी आप खुद जानकर ही मेरी बात को आप स्वीकार करना। आप ऐसे ही अगर मतलब जांच पड़ताल करना, मेरी बातों की सत्यता भी आप चेक करना। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने सभी चीजें सत्य कही है, ये इसका दावा भी मैं नहीं करता। मैं कुछ, मेरे से भूल भी हो सकता है, मेरे कुछ शब्द कुछ चूक भी सकते हैं। तो आप मुझे आप मुझे जरूर सुझाव दीजिए आने वाले समय में मैं इसको कैसे सुधार सकूं। तो ऐसा है कि तभी हम एक अच्छे एक डेमोक्रेसी की ओर जा सकते हैं, जब एक संवाद होगा अच्छा। हमारे यहाँ कहा भी जाता है, वादे वादे जाए थे तो होता। अगर हमें सत्य की खोज करनी है तो हमें अच्छी तरीके से एक संवाद करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए, तभी हम सत्य की ओर बढ़ेंगे। अगर मैं मेरी बात को ही सत्य मानने के लिए मैं रहूं, अगर अड़ गया हूं, तो मैं सत्य को नहीं पा सकता। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें कैंपस पे ऐसे एक अच्छे संवाद की जरूरत है, जो हर एक विचार को सुने, हर एक चीज को अपनाए, देखे, परखे और उसे टेस्ट करे, तभी हम अपनाएं। यही हमारा एक इंडिजीनियस तरीका है, हमारा एक इंडियन ट्रेडिशन है। तो कैंपस को हमें बचाना है। कैंपस में सेपरेटिस्ट मूवमेंट को चलाना नहीं है, उन क्वेश्चन पूछना चाहिए। हर बार हमें क्वेश्चन जरूर करना चाहिए। अगर कुछ गलत हो रहा है तो युवाओं की भूमिका है कि उसे क्वेश्चन करना चाहिए। तो आज देखा जाए तो हमारा एक बहुत बड़ा रोल इस ओवरऑल कैंपस मूवमेंट में हमारा बन रहा है, और आने वाले समय में देश हम इस कैंपस से ही आज देश में परिवर्तन आएगा, और यही इतिहास है, और यही आने वाले समय का एक भविष्य होगा। इतना कहकर मैं मेरी वाणी को मैं विराम देता हूँ। आपके अगर कुछ प्रश्न होंगे तो मुझे बहुत ही आनंद होगा कि मैं मेरी क्षमता के अनुसार मैं उसका उत्तर दे सकूं। सारगर्भित व्याख्यान के लिए श्री गणेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ प्रश्न ले लूं दर्शकों से, और अब मैं मेरे मित्र ज्योदीप नस्कर से अनुरोध करूंगा कि वो दर्शकों के द्वारा पूछे गए कुछ प्रश्नों को आगे करें। हेलो। जी नमस्ते। नमस्ते गणेश जी। आ, हम आप बहुत लोगों ने आपके लिए बहुत सारे सवाल पूछे हैं, हमने भी कुछ तैयार किए हैं। तो अब मैं सुनाई दे रहा हूँ आपको? जी 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 सर, जी सर। तो ये कहना चाहते हैं कि पहला सवाल ये है कि माँ बाप बच्चों से हमेशा कहता है कि स्कूल कॉलेज में जाके पढ़ाई करो, ये सब झंझट में मत पढ़ो। तो आपको ये कितना सत्य और कितना मिथ लगता है, ट्रूथ और मिथ कितना लगता है कि स्टूडेंट को पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहिए स्टूडेंट लाइफ में? मुझे ऐसा लगता है कि जो माँ बाप कहते हैं कि स्टूडेंट को अलग अलग क्षेत्र में नहीं जाना चाहिए, मुझे थोड़े उनके ऊपर कुछ कहना नहीं है। बट एक हमारा एक्चुअली इतिहास, अगर हम एक हमारी एक ऐसी परिस्थिति में फंस गए, एक्चुअली एक ऐसे सराउंडिंग में हम फंस गए जहां पर नेगेटिविज्म ज्यादा हो गया। तो इसी के लिए लोग कहते हैं कि आप ये मत करो, वो मत करो। बट हमारी संस्कृति कहती है कि आप फ्री विल हो, आप फ्री विल हो, आप हर एक क्षेत्र में अच्छा काम कर सकते हो। बुद्ध ने क्या कहा?
बुद्ध ने क्या कहा कि बुद्ध ने कहा खुद को जानो, है ना, खुद को जानो, अपनी क्षमताओं को जानो। अगर मैं बुद्ध बन सकता हूं तो तुम भी बन सकते हो। तो मेरा ये कहना है सभी युवाओं से, सभी मेरे मित्रगणों से कहना है कि अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने की ताकत भी आप नहीं, अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने की ताकत भी आप नहीं है। आपको जो अच्छा लगे, आपको पॉलिटिक्स में जाना चाहिए, जाने की इच्छा है तो आप जरूर पॉलिटिक्स में जाइए। बट ये ध्यान में रखिए कि सारी चीजें पॉलिटिक्स से सॉल्व नहीं होती, सारी चीजें पॉलिटिक्स से सॉल्व नहीं होती। कुछ चीजें समाज कार्य से भी सॉल्व होती है, कुछ चीजें एडमिनिस्ट्रेशन में जाने से भी हो सकती है, कुछ चीजें क्रिएटिव माइंड से भी, इनोवेशन से भी सॉल्व हो सकती है। तो सिर्फ पॉलिटिक्स ये एक जरिया नहीं है देश की सेवा करने का, मुझे ऐसा लगता है। और जिनको इच्छा है पॉलिटिक्स में जाने की वो जरूर जाना चाहिए। आवाज नहीं आ रहा। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे दूसरे, ये एक सवाल, एक मेरा भी सवाल है और बहुत दूसरे लोगों ने भी मुझसे बहुत बार पूछ चुका है ये सवाल। तो अक्सर हम देखते हैं कि जो नेशनल इंस्टीट्यूट है, थिंक इंडिया खास करके नेशनल इंस्टीट्यूटों के लिए ही बना है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट जो है वो बाहर से अपोलिटिकल है, बाहर से कलरलेस है, कि इसका कोई कलर नहीं है, कोई पार्टी से युक्त नहीं है। लेकिन ऐसा देखा जाता है कि जो यहाँ पे पढ़ने वाले जो प्रोफेसर है, पढ़ाने वाले या पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, इनकी एक पॉलिटिकल लीनिंग होती है। अब मान लीजिए कोई पीएचडी स्टूडेंट है या कोई दूसरा स्टूडेंट है, वो कॉलेज में जब घुसा है तब वो अपोलिटिकल है या फिर वो किसी दूसरी चिंताधारा को मानता है जो उसके बाकी संगी साथी नहीं मानते हैं। ऐसी हालत में मान लीजिए कि उसका टीचर उसको कह रहा है, उसका प्रोफेसर उससे कह रहा है कि बेटा जाओ इस प्रोटेस्ट में जाके भाग लो, या जाओ इस पिटीशन पे साइन कर दो। उनके व्हाट्सएप ग्रुप पे आ रहा है या किसी तरह से उनको उन पे कहा जा रहा है, उनके मित्र कह रहे हैं, उनके शिक्षक कह रहे हैं। तो ऐसे हालत में आप ये जवाब दीजिएगा 2 अंक में। पहला अंक होगा कि एक एपॉलिटिकल इंसान जिसे किसी तरह का कट्टर एक्सट्रीमिज्म पसंद नहीं है, चाहे वो लेफ्ट विंग के हो या राइट विंग के हो, किसी तरह का एक्सट्रीमिज्म पसंद नहीं है, वो अच्छा, वो सरकार जो कर रहा है उसको उसमें सही नजर आता है, या वो कोई मत नहीं बनाया हो कि सही या गलत कुछ मत नहीं बनाया हो, वैसे लोग कैसे ऐसी चीजों से डील करें। और दूसरी बात, खास करके जो उनकी विचारधारा के विरोधी है, जो ऐसी विचारधारा में मानते ही नहीं है, लेकिन वो जानते हैं कि अगर वो उनके संगी साथियों की या उनके प्रोफेसरों की बात नहीं मानेंगे, एक तरह से टारगेट हो जाएंगे। तो आप इनके लिए क्या सुझाव देते हैं? देखिए, इसका बहुत ही सरल उत्तर है। युवाओं का नेचर, युवा किसे कहा जाता है? जो संघर्ष करेगा, जो संघर्ष करेगा। अगर वो संघर्ष नहीं करेगा, जो सत्य है, जो अच्छी बात है, वो खुद की बात के लिए अगर संघर्ष नहीं कर सकता है तो दूसरे के लिए क्या संघर्ष कर पाएगा? तो मुझे ऐसा लगता है अगर आपको सही लगता है तो हमें खड़े होना चाहिए और संघर्ष करना चाहिए उस चीज के लिए। ये मेरा स्पष्ट मत है। टारगेट किया जाता है तभी भी संघर्ष करना चाहिए। आज कोई नहीं सुनेगा, जैसे स्वामी विवेकानंद कहते हैं, है ना, कि पहले जब आप कुछ चीजें शुरू करते हो तो कुछ लोग हंसेंगे आपके ऊपर, बाद में आपका विरोध करेंगे और बाद में आपके सामने सरेंडर हो जाएंगे। आप खुद के ऊपर विश्वास रखिए, आपकी बात अगर सत्य है तो आपके सामने सारे लोग, दुनिया झुकेगी। और एक व्यक्ति भी, मैं इस चीज से मैं खुद भी, मुझे ऐसा लगता है कि मैं बिलीव करता हूं कि एक व्यक्ति भी पूरी दुनिया चेंज कर सकता है। एक व्यक्ति भी पूरी दुनिया चेंज कर सकता है। आज एक व्यक्ति, जैसे फॉर एग्जांपल महात्मा गांधी जी का उदाहरण दिया, एक नॉन वायलेंट एक एजिटेशन चल सकता है। इसका एक कितना बड़ा एक मैसेज पूरी दुनिया को हमें गांधी जी ने दिया। उन्हीं के प्रेरणा लेकर मार्टिन ल्यूथर किंग ने वहां पे अमेरिका में जब आंदोलन शुरू किया, मार्टिन ल्यूथर किंग ने आंदोलन शुरू किया, उनके ऊपर अन्याय हुआ, अत्याचार हुए। कैंपस आज स्टूडेंट को जितना टारगेट होता है उससे भी ज्यादा मार्टिन ल्यूथर किंग को टारगेट किया गया था, आपको पता है। फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका में जो वहां के जो नेता थे, उनको अनेकों, मंडेला
उनको कितने सालों तक उनको उनको बंदी बनाया गया था। तो उससे उससे हमारा टॉर्चर तो बहुत ही कम है। मुझे ऐसा लगता है, अगर आपका मुझे मुझे ऐसा लगता है कि जब आपकी बात में अगर सत्यता है तो उसके लिए पूरी दुनिया का विरोध भी अगर आए तभी भी हमें लड़ना चाहिए। तो एक गाना आप सभी को याद होगा, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए। तो उस दुनिया को झुकाने वाले बनो, झुकने वाले नहीं। ठीक है, बहुत बढ़िया जवाब दिया है आपने। तो यहाँ पे चूंकि आप थिंक इंडिया के नेशनल कोऑर्डिनेटर है, तो ये सवाल आपसे बनता है कि ये थिंक इंडिया जो है वो नेशनल इंस्टीट्यूट में लिमिट आपने करके रखा है फिलहाल, तो इसका कुछ एक्सपेंशन या यूनिवर्सिटी में आप इसका कुछ फ्यूचर देखते हैं क्या? मैं आने वाले समय में जब हमारी बात होती है तब हम चाहते हैं कि हर एक कैंपस में थिंक इंडिया का एक यूनिट हो जो देश की सेवा में लगे रहें, देश में अच्छे काम करने वालों को सपोर्ट करे और अलग अलग तरीके से स्टूडेंट की मदद करे। ये मैं चाहता हूँ, ये एक्सपांशन है। दूसरा, मैं आने वाले समय में मैं जब अपने हमारे कार्यकर्ताओं से जब मैं बात करता हूँ तब हमें लगता है कि अभी हमें इंटरनेशनल लेवल के जितने भी इंस्टीट्यूट है उनमें काम शुरू करना चाहिए। ये ड्रीम है और ये आने वाले समय में हम शुरू करेंगे। और थिंक इंडिया आने वाले कुछ समय में हम सारे इंटरनेशनल लेवल के जितने भी कैंपसेस होंगे वहां पर इंडियन स्टूडेंट्स का एक बहुत बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन बन के उभरेगा। इसके लिए मैं आपको शब्द देता हूँ, इसके लिए सारे कार्यकर्ताओं की ओर से मैं आपको शब्द देता हूँ और वहां पर भी हम नेशन फर्स्ट एटीट्यूड से ही हम काम करेंगे। जी बहुत बढ़िया। एक और सवाल हमारे व्यूअर सत्य साधक ने पूछा है कि अक्सर देखा जाता है कि हमारे कैंपस में कुछ ब्रेक इंडिया फोर्सेस होते हैं, आजकल के कुछ ग्रुप्स होते हैं, स्टूडेंट ग्रुप्स, जो स्टूडेंट के नाम पे आइडियोलॉजी चलाते हैं। वो स्टूडेंट है पर कहते हैं कि हम स्टूडेंट्स अगेंस्ट ये है वो है, पर एक तरह से वो एक आइडियोलॉजी चला रहे हैं। और उनके सपोर्ट में एक टीचर है, टीचिंग सिस्टम है, वो अकेले नहीं है, उनके सपोर्ट के लिए है। तो एज ए स्टूडेंट, आपने जैसे अभी बोला कि एक स्टूडेंट क्या कर सकता है, तो आपको क्या लगता है कि अगर थिंक इंडिया हर इंस्टीट्यूट में ऐसा बन जाता है, हर जगह पहुंच जाता है, हम देश के हित में सोच सकते हैं, तो आने वाले कल में ऐसे लोगों के जो स्टूडेंट जो कम्युनिटी है उसको ऐसे लोगों के इन्फ्लुएंस से दूर कर सकते हैं? हम स्टूडेंट्स को क्या कहते हैं कि रिलीव कर सकते हैं कि ये गलत चिंता धारणा ना पाले ऐसी चीजों से? थिंक इंडिया एक्चुअली एक बिलीव करता है कि थिंक इंडिया एक दीपक है, देखा जाए तो, है ना, और दीपक से दीपक जलाया जा सकता है ना। तो हम उस विद्यार्थी के मन का जो भय है वो दूर करने के लिए उसके मन में जो साहस का जो दीपक है वो जलाएंगे। सारा काम तो वो वही विद्यार्थी, वही स्टूडेंट ही कर देगा। थिंक इंडिया को बहुत करने की जरूरत नहीं है, उसके मन का साहस जगाने का काम सिर्फ थिंक इंडिया करेगा। और वही सारे प्रश्नों का उत्तर होगा। और मैं हर समय मैं देखता हूँ कि आई एम अगेंस्ट दिस, आई एम अगेंस्ट दैट। तो आप किसके साथ है? पॉजिटिव, हमें पॉजिटिविटी लाना चाहिए। उसके लिए हमें इस प्रकार के ज्ञान की आवश्यकता है। हमारे भारत, जब हम कहते हैं ना, तो भारत यानी क्या है? ज्ञान में लखपत ऐसा देश। तो जब उस ज्ञान की कमी हो जाती है तभी मन में ऐसे विरोधी चीजें आती है। हमारे यहाँ पर कहते हैं ना, खाली खाली मन शैतान का घर। तो उसका मन खाली है, उसे अच्छे आइडियाज की जरूरत है। तो वो अच्छे ठीक है। कैसे म्यूट हो गया है सर? हेलो, मेरी बात सुनाई दी आपको? हाँ अभी सुनाई दे रहा है, ठीक है।
हाँ तो नहीं, ये मैंने आपका आंसर मैंने दे दिया था, वो सुनाई दिया आपको? लास्ट में थोड़ा सा बस 2-3 शब्द ही म्यूट हो गया था। हाँ बाकी समझ में आया। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, तो ये हमारी तरफ से आखिरी सवाल एक है कि पहले जो इंडिया जो था 1947 से पहले, तो तब हमारे अंदर एक देश के पुराने कल्चर के प्रति एक रेस्पेक्ट था, एक सम्मान था मेन स्ट्रीम। लेकिन आज ऐसा हो गया है कि खासकर 1960s के टाइम से लेकर के एक मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस ने, जिन्होंने हमारा एजुकेशन का करिकुलम बनाया, उन्होंने किताबें ऐसे लिखी, उन्होंने सारी बातें हर तरफ ऐसे रख दी कि जो मॉडर्न इंडियन है तो उसको अपने इंडियन हेरिटेज पे गर्व महसूस कम होता है। आजकल ऐसा देखा जाए, जो आप किसी भी स्टूडेंट ग्रुप में देख रहे हो, हर तरह पे मतलब ऐसे लोग कम मिलते हैं कि जो हमारे पुरानी संस्कृति को लेके गर्व है। और एक कारण आपने बताया टॉक के शुरू में ही कि हमें पुरानी जो हमारे पास्ट है उससे हमें प्रेरणा लेनी है और हमें हमारा जो फ्यूचर है उसमें कुछ और भी अच्छा करके दिखाना है। तो इस मामले में देखा जाए तो हम एज ए स्टूडेंट की एज ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स की हम अपने उस पुराने कल्चर को लोगों के बीच में, लोग आधा लोग तो भूल चुके हैं, तो उसको याद दिलाने हेतु और आगे कुछ अच्छा काम करना है, सिर्फ याद नहीं दिलाना है, आगे कुछ अच्छा काम करना है, ये दोनों चीजें मिलाकर इस हेतु तो हम किस प्रकार से अपनी भूमिका सक्षमता से निभा सकते हैं? मुझे इसमें कुछ चीजें लगती हैं कि एक तो इसका भी उत्तर कैंपसेस से ही है। कैंपसेस में क्या हम ऐसे छोटे छोटे ग्रुप्स बना सकते हैं अपनी फील्ड के? आप इंजीनियरिंग के होंगे फॉर एग्जांपल, तो क्या हम ऐसे एक ग्रुप बना सकते हैं कि हमारे पास एंशिएंट टेक्नोलॉजीज क्या थी, और उसमें आप डिस्कशन कीजिए धर्मपाल जी की किताब का। धर्मपाल जी ने पूरा डॉक्यूमेंटेशन किया है। आप एजुकेशन के स्टूडेंट होंगे तो हमारा पास्ट एजुकेशन कैसा था, हमारे टीचिंग मेथोडोलॉजी क्या थी, उसके ऊपर डिस्कशन हो सकता है ऐसे रेगुलरली। और दूसरा बहुत बड़ी चीजें हैं, जैसे जैसे हमारा जो कल्चर है वो दिखाने के लिए हमें कुछ नए तरीके भी आज लाने पड़ेंगे। जैसे थिंक इंडिया के MNIT चैप्टर ने, MNIT जयपुर चैप्टर ने माई कल्चर माई प्राइड इस नाम से एक कंपटीशन किया। तो अपनी मेरा कल्चरल ड्रेस क्या है, तो असमी जो गर्ल्स थी तो उन्होंने असमी पहन के उन्होंने फोटो खींच के भेजा था, जो राजस्थानी है उन्होंने ऐसा भेजा था। तो ऐसे फिर से एक बार ऐसे कॉम्पिटिशन के थ्रू, ऐसे प्रोग्राम्स के थ्रू, स्टडी सर्कल्स के थ्रू, ऐसे छोटे छोटे माध्यमों से हमें इस विषय के ऊपर डिस्कशन करना चाहिए। और दूसरा, आपने जब कहा कि जो रॉन्ग हिस्ट्री हमें पढ़ाई जाती है तो उसके लिए भी हमें खुद से शुरुआत करनी पड़ेगी। कुछ लोगों ने प्रयास किए हैं, उनको बहुत बड़ी लेवल पर उनको शेयर करने की जरूरत है, उनको आगे लाने की जरूरत है। आज इतिहास में जो खोए हुए जो पन्ने हैं, आज बहुत सारी चीजें मिल रही हैं और भी जरूरत है। हम में से ही कुछ लोगों को उसका इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कि राइट हिस्ट्री बताने का, यही उसका उत्तर है। दूसरा कोई आकर करने वाला नहीं है, हमें हमारी हिस्ट्री हमें ही बतानी है, तो हमें ही उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। दूसरा जब बताएगा तो वो उसके नजरिए से बताएगा। तो उसका आंसर सिंपल है, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है हमारा इतिहास बताने की, हमारी करेक्ट हिस्ट्री लिखने की, और हमारा जो कल्चर से फिर से एक बार तो अगर कुछ जीवित करना है, उसमें प्राण फूकने हैं, तो हमें ही मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे आप जिम में जाते हो तो अगर बॉडी बिल्डिंग करना है तो खुद को बॉडी बिल्डिंग करना पड़ेगा ना, है कि नहीं? तो वैसे ही हमारे पूरे समाज को पूरा उसमें कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। छोटे छोटे कैंपस से मूवमेंट चलाना पड़ेगा, इसमें डेडिकेशन लगाना पड़ेगा। ऐसे नहीं होगा कि एक साल दे दिया तो हो जाएगा, ये काम पूरे जीवन का है, आपकी पूरी जिंदगी इसमें लग जाएगी। क्या आप रेडी हो सकते? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद गणेश जी। मैं आप सबको कहूंगा कि हमारे स्पीकर को एक बार धन्यवाद दे दे। तो हम कल मिलेंगे इसी टाइम पे, पर गूगल टॉक पे नहीं, थिंक इंडिया के फेसबुक पेज पर। हमारे अगले स्पीकर होंगे कल के श्री प्रताप चंद्र सारंगी, जो MSME एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग और फिशरीज के
स्टेट मिनिस्टर है हमारे, तो उनका जो टॉपिक रहेगा वो होगा एमएसएमई अपॉर्चुनिटीज इन पोस्ट कोविड इंडिया। हमारे कोरोना के चलते तो इकोनॉमी को थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचा है, तो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है उसको कैसे रिवाइव किया जाएगा, उसकी क्या क्या अपॉर्चुनिटी रहेगी कोरोना के इस फेज के बाद, उस बारे में बात करेंगे श्री प्रताप चंद्र सारंगी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एमएसएमई, एनिमल हस्बेंड्री, डायरिंग एंड फिशरीज। चलिए मैं आप सबको धन्यवाद के साथ विदा करना चाहूंगा। आप सबने आज हमारे साथ जोड़ा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। धन्यवाद। आप आए। प्रत्युष तुम्हारा माइक ऑन नहीं है। आई थिंक रिकॉर्डिंग स्टॉप कर सकते हैं। हेलो, मैं ऑडिबल हूँ अभी जयदीप? जी हाँ, आई कैन हियर यू। ओके, थैंक यू गणेश दुर्राव सर फ्रॉम स्पार्टन टीम एज वेल। बहुत ही अच्छा लगा आपकी बातों को सुन के, एंड आई एम श्योर कि यूथ ऑफ इंडिया काफी इंस्पायर हुए होंगे। सो कल एज जयदीप ने बोला कि कल हम लोग मिलेंगे, सो या इट्स एट 6, द सेशन इज एट 6 PM. Thank you Jaydeep and Shiv again. So we'll be closing the meeting right now. Thank you so much. थैंक यू।